बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्यूट चेस्ट पेन। जब भी पेशेंट को एक्यूट चेस्ट पेन होता है, आपने हिस्ट्री में क्या क्या सवाल पूछने हैं और एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या फाइंडिंग नोट करनी है। जब भी एक्यूट चेस्ट पेन आता है तो एक्यूट चेस्ट पेन के कॉजेज़ को आपने जहन में रखना है। चेस्ट पेन के कॉजेज़ को आप सिस्टम वाइज देख सकते हैं कि या तो सीवीएस के अंदर काज होगा, या रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर काज होगा, या जीआईटी के अंदर होगा, चेस्ट वाल के अंदर होगा, साइकेट्रिक कॉजेज़ की वजह से होगा, या ड्रग्स की हिस्ट्री होगी। ठीक हो गया। तो ये आपको सबसे पहले आपके जहन में डिफरेंशियल आने चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, चेस्ट पेन के डिफरेंशियल को रूल आउट करने के लिए आपने सिस्टम वाइज जाना है। सबसे पहले सीवीएस, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, चेस्ट वाल, साइकेट्रिक एंड ड्रग्स। अब सीवीएस के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं वो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एंजाइना, पेरिकार्डाइटिस, एयोर्टिक डायसेक्शन। ठीक हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या काज हो सकते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, नीमोथोरेक्स होता है, प्लूराइटिस होता है, निमोनिया होता है, ओके, और स्टेटस एस्थमेटिकस होता है। जीआईटी कॉजेज के अंदर गर्ड आता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, और इसके अलावा कोई आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज आ जाता है। चेस्ट वाल के अंदर आपके कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मतलब आपने पहले इन डिफरेंशियल को याद रखना है अपने जहन के अंदर। सबसे पहले आपने सवाल पूछना है हिस्ट्री के अंदर कि ऑनसेट क्या है। अगर जो ऑनसेट होता है सडन ऑनसेट का है, तो जो सडन ऑनसेट है उसके 3 डिफरेंशियल बनते हैं। सबसे पहला एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तीसरा एयोर्टिक डायसेक्शन होती है। ठीक हो गया। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एयोर्टिक डायसेक्शन। तो सबसे पहले पूछा ऑनसेट। ऑनसेट में अगर सडन ऑनसेट है तो ये 3 डिफरेंशियल बनते हैं। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्या सवाल पूछना है? आपने सवाल पूछना है प्लूराइटिक चेस्ट पेन के बारे में। प्लूराइटिक चेस्ट पेन का मतलब है कि जो चेस्ट पेन है वो रेस्पिरेशन के साथ बढ़ता है, इंस्पायरेशन पे बढ़ता है, एक्सपायरेशन पे बढ़ता है, पोस्चर के साथ चेंज होता है और कफिंग से बढ़ता है। अगर ये 3 चीज़ें होती है कि अगर ये रिस्पायरेशन के साथ चेंज होता है, पोस्चर के साथ चेंज होता है और ये कफिंग के साथ बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप सवाल ये पूछ सकते हो कि जो चेस्ट पेन है उसका ड्यूरेशन क्या है। अगर ये 30 मिनट से ज़्यादा का चेस्ट पेन है, सीवियर है, आर्म में आर्म में मतलब बाजू में, लेफ्ट आर्म में, जा में, मैंडिबल में रेडिएट कर रहा है, तो वह एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। और अगर टीयरिंग चेस्ट पेन है, चीरने वाला चेस्ट पेन है, बैक पे रेडिएट कर रहा है, तो वह एयोर्टिक डायसेक्शन में होता है। सबसे पहला सवाल पूछा ऑनसेट का। सडन ऑनसेट है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एयोर्टिक डायसेक्शन है। अगर ग्रेजुअल ऑनसेट का है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंशियल बनते हैं? इसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर कोस्टोकॉन्ट्राइटिस है, जिसको टीड्स सिंड्रोम कहते हैं, कोई मसल स्ट्रेन है, रिब्स का फ्रैक्चर है, हर्पीज जोस्टर है, ये चीज़ें हो सकती है। या फिर जीआईटी कॉजेज़ है। जीआईटी कॉजेज़ के अंदर आपने इसोफेगस और स्टोमक के कॉजेज़ को रूल आउट करना है। इसोफेगस में आपका गर्ड आ जाएगा, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आ जाता होता है। ठीक हो गया। तो गर्ड आ गया। गर्ड के अंदर रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है, और ये बेंडिंग से बढ़ जाता होता है या लेटने से बढ़ जाता होता है। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म में क्या होता है? खाना खाने से पेन बढ़ जाता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में क्या होता है? एपिसोडिक एपीगैस्ट्रिक पेन आपको देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं। सबसे पहले आपने पूछा ऑनसेट, तो ऑनसेट सडन होगा या ग्रेजुअल होगा? सडन के अंदर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इसके अलावा आपका एयोर्टिक डायसेक्शन है। ग्रेजुअल के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? जीआईटी कॉजेज है, मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज है। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज कर दूं, अगर सडन ऑनसेट का पेन होगा तो सीवीएस के कॉजेज को रूल आउट करना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉजेज को रूल आउट करना है। अगर ग्रेजुअल है तो आपने जीआईटी या मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज को रूल आउट करना होता है। इसके बाद अगला सवाल आपने क्या पूछना है? अगला सवाल आपने करैक्टर के बारे में पूछना है। करैक्टर का मतलब है कि जो चेस्ट पेन है उसकी नौइयत किस तरीके से है। करैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे चेस्ट पेन ऐसा हो रहा है जैसे कोई मेरी छाती पे चढ़ा हुआ है, छाती पे बैठा हुआ है, तो वो इसमें होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में होता है। अनस्टेबल एंजाइना, एमआई का पेन होता है टिपिकली। ठीक हो गया। तो अगर पेशेंट कहता है मुझे क्रशिंग है, स्क्वीजिंग है,
या प्रेशर लाइक है या चेस्ट टाइट होना शुरू हो गया है, जैसे कोई मेरी चेस्ट पे बैठा हुआ है, ओके, घुटन महसूस हो रही है, तो ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को आपने रूल आउट करना है। इसके बाद अगर जो पेन होता है वो शार्प होता है, स्टैबिंग है, स्टैबिंग जैसे कोई खंजर या चाकू मार रहा हो, तो वो आपको प्लूराइटिक चेस्ट पेन में देखने को मिलता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन, जो प्लूराइटिक चेस्ट पेन है उसके 3 डिफरेंशियल होते हैं, 3 P आपने रट्टा मारने हैं, 3 P को रूल आउट करना है। पहला पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नीमोथोरेक्स और पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है। और प्लूराइटिक चेस्ट पेन के बारे में बताया था कि ये जो चेस्ट पेन होता है रिस्पायरेशन से बढ़ जाता है, कफिंग से बढ़ जाता है, और ये पोस्चर के चेंज होने से भी कम या ज़्यादा होता है। टिपिकली अगर जो पेशेंट है वो लेटता है तो चेस्ट पेन बढ़ जाता है, सिटिंग फॉरवर्ड से चेस्ट पेन ठीक हो जाता है। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर है बर्निंग। अगर बर्निंग पेन है तो वो आपको गर्ड में या इसोफेजाइटिस में देखने को मिलता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में देखने को मिलता है। अगर पेशेंट को टीयरिंग या रिपिंग टाइप का पेन है, चीरने वाला पेन है, और वो बैक में रेडिएट कर रहा है 2 स्कैपुला के दरमियान में, और हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो आपने एयोर्टिक डायसेक्शन को रूल आउट करना है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दूसरा सवाल आपने पूछा साइट मतलब करेक्टर के बाद पहले ऑनसेट पूछा, भी करेक्टर पूछा, नेक्स्ट आपका साइट आती है। वैसे जो पेन है, जब भी कोई आपसे पेन की हिस्ट्री दे तो आपने निमोनिक रट्टा मारना है, सोक्रेट्स, SOCRATES। एस से साइट, ऑनसेट, करेक्टर, रेडिएशन, एग्रावेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, टाइमिंग, और ये सब चीज़ें आ जाती है। चलो अगला सवाल आपने पूछना है लोकेशन या रेडिएशन के बारे में। ठीक हो गया। अगर पेशेंट को सब स्टर्नल पेन होता है, स्टर्नम के नीचे, या रिट्रोस्टर्नल पेन होता है, वो यूजुअली कार्डिक कॉजेस की वजह से होता है। ठीक हो गया। लाइक आपने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को रूल आउट करना है, जिसमें MI अनस्टेबल एंजाइना आते हैं। अगर पेशेंट को लेफ्ट साइडेड पेन है तो वो सबसे पहले आपने हार्ट के कॉजेज़ को रूल आउट करना है। कैसे रूल आउट करोगे, ECG कराओगे या कार्डिक बायोमार्कर भेजोगे, लेकिन वो मस्कुलोस्केलेटल या प्लूराइटिक भी हो सकता है। अगर आपका जो चेस्ट पेन है जा में, नेक में, शोल्डर में, आर्म में रेडिएट कर रहा है, तो वो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से होता है। वंस अगेन आपने कार्डिक कॉजेज़ को रूल आउट करना है, एंजाइना को, MI को। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपका जो पेन है वो लोकलाइज्ड है पार्टिकुलर जगह पर, कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो वो होता है मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज़ की वजह से। अब जो मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज़ हैं उसमें कोस्टोकॉन्ट्राइटिस है, जिसको टीट्स सिंड्रोम कहते होती है। इसमें ये होता है कि आप चेस्ट को जैसे ही पालपेट करोगे ना तो आपको टेंडरनेस आपको मिलेगी। इसके अलावा और चेस्ट वाल कॉजेज़ में मसल का स्ट्रेन है, रिब्स का फ्रैक्चर है, हर्पीज जोस्टर है, या फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगला सवाल आपने पूछना है ड्यूरेशन के बारे में। अगर ब्रीफ होता है, कुछ ही देर के लिए, सेकंड्स का जो पेन होता है, वो कार्डिक कॉजेज़ की वजह से नहीं होता। आपने रट्टा मारना है, जो कार्डिक कॉजेज़ है उसमें स्टेबल एंजाइना आता है और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। अगर जो चेस्ट पेन है 30 मिनट से कम का या 20 मिनट से कम का होता है तो वो स्टेबल एंजाइना होता है, क्योंकि वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये 30 मिनट से ज़्यादा का पेन है तो वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से होता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्लाक था वो रप्चर हो गया, और इसमें अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आती है। तो अगर ब्रीफ है तो वो कार्डिक कॉजेज़ की वजह से यूजुअली नहीं होता, वो मस्कुलोस्केलेटल या इसोफेजियल कॉजेज़ में होता है। अब मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज़ कौन से होते हैं, इसोफेजियल कॉजेज़ कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर जो प्रोलॉन्ग होता है तो वो आपको कार्डिक कॉजेज़ को आपने रूल आउट करना है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी रूल आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है एग्रावेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स। ठीक हो गया। जो आपका स्टेबल एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना में रट्टा मार लेना कि जो फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, एक प्लाक होता है वो फिक्स्ड होता है, वो 80% कोरोनरी आर्टरी को बंद कर देता है। अब जो स्टेबल एंजाइना है उसकी टिपिकल हिस्ट्री होती है, रट्टा मार लो, उसमें जो चेस्ट पेन होता है 30 मिनट से कम का होता है, और वो 4E से बढ़ता है। वो 4E कौन कौन से है? नंबर 1 आपका आ जाता है एक्सर्शन, जैसे ही बंदा एक्सर्ट करेगा पेन ज़्यादा होगा। नंबर 2 ईटिंग, खाना खाने से पेन बढ़ेगा। नंबर 3 इमोशनल स्ट्रेस। नंबर 4 एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर। इन 4 कंडीशन से चेस्ट का पेन बढ़ जाएगा और 2 चीज़ों से रिलीव होगा, एक रेस्ट है और दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन है। अगर इनसे ठीक होता है तो वो आपने स्टेबल एंजाइना में जाना होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है रेस्ट से, नाइट्रेट से इंप्रूव हो जाता है तो वो स्टेबल एंजाइना होता है। अगर ये डीप ब्रीदिंग से, कफिंग से बढ़ता है,
सांस आप लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, कफिंग करते हो या पोस्चर को चेंज करते हो, लेट जाते हो, तो उस तरह के चेस्ट पेन को बोलते हैं प्लूराइटिक चेस्ट पेन। और इसके 3 डिफरेंशियल बताए थे, 3P आपको बताए थे। कौन कौन से? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, पेरिकार्डाइटिस और निमोनिया। 4P आप ऐड कर लो। कौन कौन से? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डाइटिस, निमोनिया और न्यूमोथोरैक्स। इसके बाद है पोजिशनल पेन। वंस अगेन ये प्लूराइटिक वाले में देखने को मिलता होता है। क्लियर? कि जब बंदा ना लेटता है, सीधा लेटता है सुपाइन पोजीशन पे, तो चेस्ट का पेन बढ़ जाता है और सिटिंग फॉरवर्ड से रिलीव हो जाता है। और वही वाली चीज़ आ गई है। और अगर पेशेंट लाइंग डाउन होता है, मतलब लेटता है या खाना खाता है, उसके बाद पेन बढ़ जाता है, चेस्ट का पेन रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होता है, तो आपने गर्ड को रूल आउट करना होता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो कॉजेज़ में आपको मिलते हैं वो गर्ड के, GIT के कॉजेज़ भी मिलते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके साथ है एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिस्निया वगैरह हो रहा है, तो वो एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। या रिस्पिरेटरी कॉजेज़ में पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आ सकता है। ओके, और नीमोथोरैक्स भी आता है, निमोनिया भी आता है। अगर पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, डायफोरेसिस ये चीज़ें आ रही है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, MI को, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को रूल आउट करना है। अगर पेशेंट को सिनकोपी आ रही है, सिनकोपी का मतलब है कि आप बेहोश हो जाते हो, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम आता है, इसका मतलब है कि कार्डिक आउटपुट कम है। और कार्डिक आउटपुट क्यों कम है? या तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अगर पेशेंट को पाल्पिटेशन आती है, पाल्पिटेशन घबराहट है, टैकीकार्डिया, कि आपको अपने ही हार्ट की जो है बीट है, हार्ट की जो पंपिंग है वो आपको फील हो रही है, तो वो पैनिक अटैक्स में देखने को मिलता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अगर फीवर या कफ है तो वो नमूनिया है। तो नमूनिया में क्या चीज़ें देखने को मिलती है? नमूनिया में आपको प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, फीवर है और कफ आपको देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो अब ये सारे, अब उन सबको समराइज़ करेगा। समराइज़ कर देते हैं इन सबको वन बाय वन कि किस कंडीशन में किस तरह का पेन आपको देखने को मिलता होता है। सबसे पहला है कार्डिक कॉजेज़। कार्डिक कॉजेज़ में आपका MI या एंजाइना होता है। जो एंजाइना है उसमें जो पेन है वो 30 मिनट से, स्टेबल एंजाइना में जो पेन होता है वो 30 मिनट से कम का होता है। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसमें जो पेन होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा का होता है। जो हार्ट का जो पेन होता है वो प्रेशर लाइक होता है, स्क्वीजिंग या क्रशिंग टाइप का होता है, जैसे चेस्ट को दबा रहा है, और ये पेन नेक में, जा में, आर्म में रेडिएट करता है। इसके साथ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर आपको एंजाइटी अटैक्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में जो चेस्ट पेन है वो प्लूराइटिक होता है। प्लूराइटिक वंस अगेन कि ये रेस्पिरेशन के साथ बढ़ जाता है या कफिंग के साथ बढ़ जाता है या फिर पोजिशनल होता है। ठीक हो गया। और आपको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब भी मिलेगी ऑस्कल्टेशन में। रिस्पिरेटरी कॉजेस में क्या क्या आ जाते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसमें शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है और स्टैबिंग टाइप का होता है। साथ में डिस्निया, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया देखने को मिलती है या हिमोप्टेसिस भी देखने को मिलती है। और इसमें आपको DVT के साइंस भी देखने को मिलते हैं। DVT में क्या होता है कि जो लेग है उसमें इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलते हैं, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग देखने को मिलती है। नीमोथोरैक्स में जो पेन होगा वो सडन ऑनसेट का होता है, शार्प या स्टैबिंग टाइप का होता है, एक साइड पे देखने को मिलता है, डिस्निया होता है। साथ में एग्जामिनेशन पे आपको हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। अब वास्कुलर कॉजेस में एओर्टिक डायसेक्शन है। पेशेंट की टिपिकल हिस्ट्री होती है हाइपरटेंशन की, कि हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है और पेशेंट को टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि बैक में 2 स्कैपुला के दरमियान में रेडिएट करता है। और पेशेंट को हाइपोपरफियन के साइंस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अयोर्टा से ही ब्रांचेस वगैरह निकलती है, ओके, आर्टरीज निकलती है। क्या क्या मिलते हैं? पल्स डेफिसिट आपको देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर दोनों आर्म्स में डिफरेंट हो सकता है, कि एक आर्म में ब्लड प्रेशर डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट है। याद कर लेना कि अगर जो अनइक्वल ब्लड प्रेशर है दोनों आर्म्स में, तो 2 डिफरेंशियल को आपने रूल आउट करना है। सबसे पहला एओर्टिक डायसेक्शन है और दूसरा आपने टाकायासु आर्थराइटिस को रूल आउट करना होता है। या आपको एओर्टिक डायसेक्शन में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फेंटिंग, सिनकपी, हेडेक, ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है GIT कॉजेस। GIT कॉजेस में जो गर्ड होता है, गर्ड में जो पेन है वो बर्निंग रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है। ये लाइंग डाउन से बढ़ जाता है या खाना खाने के बाद बढ़ जाता है और ये एंटासिड से रिलीव होता है, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम वाली। जो इसोफेजियल स्पाज्म है
जिसको आप डिफ्यूज इसोफेजल स्पाज्म बोलते हैं, या जो इसोफेगस रप्चर हो जाता है उसको बोलते हैं बोर हाफ सिंड्रोम। इसमें आपको निमोनिक होता है, सीवीएस, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबकुटेनियस एम्फाइसीमा, ये आपको देखने को मिलता होता है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। मस्कुलोस्केलेटल काजेस में आपका आता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, टीट्स सिंड्रोम कहते हैं इसको। इसमें जो पेन होता है लोकलाइज्ड होता है और ये पाल्पेशन पे बढ़ जाता है, टेंडरनेस आपको देखने को मिलती होती है। जो मसल का स्ट्रेन होता है वो ट्रॉमा या ओवर एक्सरसाइज की वजह से होता है। साइकोलॉजिकल काजेस में आपका पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक आते हैं। जो पैनिक अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक में आपको जो चेस्ट पेन होता है बिल्कुल टाइट वाला फील होना शुरू होता है, लेकिन उसके साथ आपको पैनिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जो बंदा पैनिक कर जाता है उसमें चेस्ट पेन होता है, हाइपर वेंटिलेशन, पाल्पिटेशन, डिजीनेस होती है और एक खौफ आता है कि कोई चीज़ खराब होने वाली है। ठीक हो गया। और ये एंजाइना को मिमिक करता है, दैट इज़ वाई आपने ईसीजी या इको वगैरह ये आपने ज़रूर करानी होती है। अब है रेड फ्लैग सिम्टम्स। जब भी चेस्ट पेन वाला पेशेंट आपके पास आएगा, आपने कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को देखना है जो रेड फ्लैग होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। सबसे पहला होता है, अगर जो चेस्ट पेन है सीवियर इंटेंसिटी का है, क्रशिंग टाइप का है, 30 मिनट से ज़्यादा का है, तो वह एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से होता है। और क्या क्या रेड फ्लैग सिम्टम्स है? पेन अगर सीवियर हो, क्रशिंग हो, 20 या 30 मिनट से ज़्यादा का हो, आर्म में, नेक में, जा में रेडिएट कर रहा हो, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, सिनकॉपी हो, पल्स, तो ये आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में देखने को मिलती है। अगर साथ में पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस है या एसिमेट्रिकल पल्सेस है, इसका मतलब है एओर्टिक डायसेक्शन है, हाइपोटेंशन या शॉक, ये भी आपको देखने को मिल सकता होता है। तो ये था एक्यूट चेस्ट पेन। इसमें हिस्ट्री में आपने क्या क्या सवाल पूछने होते हैं। अब आते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आप कराते हो एक्यूट चेस्ट पेन वाले पेशेंट में। सबसे पहले आप क्या करवाते होते हैं, आपने ईसीजी करानी होती है, क्योंकि कार्डिक कॉजेज को आपने रूल आउट करना होता है। इस्कीमिया, एरिथमिया या इन्फेक्शन को आपने रूल आउट करना होता है। सबसे पहले आपने कराई है ईसीजी। या तो ईसीजी नॉर्मल हो सकती है या ईसीजी में एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल सकती है। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो उसका मतलब है स्टेमी है। साथ में टी वेव इन्वर्जन भी आती है। अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक या तो अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है या फिर आपको एनस्टेमी देखने को मिल सकती है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। एक बात रट्टा मार लेना, सारे एंजाइना के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेस होता है, लेकिन वाहिद एंजाइना जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है वो आपका प्रिंस मीटल या वेरिएंट एंजाइना होता है, जिसमें ट्रीटमेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। अगर क्यू वेव्स आपको ईसीजी पे मिल रही है तो इसका मतलब है इस पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हो चुका है, डीप क्यू वेव्स मिलती है। अगर आपको एरिथमियास मिलते हैं तो वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है या कोई वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। इसके साथ आपने क्या मॉनिटर करना है, ईसीजी के साथ आपने वाइटल साइंस को देखना होता है। क्यों? ये देखने के लिए कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं। हीमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर पेशेंट का टैकीकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, साथ में सिनकोपी आ रही है, तो उसका मतलब है वो हीमोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है। हीमोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है। क्लियर? और हम आगे चलते होते हैं नेक्स्ट। मतलब क्या हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी इंडिकेट करता है? चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डिस्निया, कन्फ्यूजन। अब इसमें आप सारे वाइटल्स आप देखोगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे आप रेस्पिरेटरी कॉजेज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नीमोथोरेक्स होता है उसमें 4 क्लासिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलती होती है। सबसे पहला आपको नीमोथोरेक्स में क्या मिलता है? नीमोथोरेक्स में आपको जो ट्रांसलूसेंसी होती है, एयर है ना प्लूरल कैविटी में, तो वो ब्लैक नज़र आती है, ट्रांसलूसेंसी बढ़ जाती है। नंबर 2, आपको जो लंग्स की मार्किंग होती है, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग है, वो ख़त्म हो जाती है। प्लूरा की लाइन वो भी नज़र नहीं आ रही होती। इसके अलावा जो आपका मीडियस्टिनम है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो सकता है अगर टेंशन नीमोथोरेक्स है, और जो डायफ्राम है वो फ्लैटेंट वगैरह हो सकता है। निमोनिया में आपको कंसोलिडेशन या इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। अयोर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है? इंटीमा में टेयर होता है और आपको मीडियस्टिनम की वाइडनिंग देखने को मिलती है। अगर हार्ट फेल्योर होता है, हार्ट फेल्योर में आपको क्या देखने को मिलता है? हार्ट फेल्योर में आपको कर्ली बी लाइन से चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। हार्ट फेल्योर में क्या होता है? पल्मोनरी एडीमा, और पल्मोनरी एडीमा में आपको ABCDE देखने को मिलता है। ए से एल्व्यूलर एडीमा जिसको बैट विंग अपीयरेंस कहते हैं, बी से कर्ली बी लाइंस जिसको इंटरस्टिशियल एडीमा कहते हैं, सी से कार्डियोमेगैली है, डी से डायलेटेड अपर लोब वेसल आती है,
और ई से प्लूरल इफियन आती है, ए बी सी डी ई, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट है बेड साइड इको कार्डियोग्राफी। जब इको कार्डियोग्राफी होती है तो तकरीबन हार्ट के तमाम डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप इंजेक्शन फ्रैक्शन को देखते हैं और वैल्वुलर डिजीज़ को देखते होते हैं। अगर आपको वाल मोशन एबनॉर्मेलिटी के जो वेंट्रिकल है उसका एक पोर्शन सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो वो इस्कीमिया या इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपको पानी भरा हुआ मिले, कहने का मतलब है पेरिकार्डियल कैविटी में, तो वो पेरिकार्डियल एफियूजन है। जो पेरिकार्डाइटिस या एक्यूट कार्डिक टेम्पोनाड में होती है। अगर आपको इंटीमल टेयर मिले तो वह एओर्टिक डाइसेक्शन में होता है। अब आपने कौन कौन सी लैब्स भेजनी है चेस्ट पेन वाले पेशेंट में? सबसे पहले आपने क्या करवाना है, बेस लाइन्स तो सारी भेजोगे आप। कार्डिक बायोमार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक बायोमार्कर में आपका ट्रॉप्स आते हैं, CKMB LDH आ जाता है और लास्ट में आपका और क्या आ जाता है, आपका मायोग्लोबिन। रट्टा मार लेना कि जो MI है इसमें सबसे पहला जो बायोमार्कर रिलीज होता है वो मायोग्लोबिन होता है, लेकिन वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता। दूसरा नंबर पे आपका कौन सा आता है, आपके CKMB और ट्रॉप्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ओके, और फिर लास्ट में जो सबसे लेट आता है वो LDH आता है। LDH सबसे ज़्यादा लेट आता होता है। तो ये आपने कार्डिक बायोमार्कर ज़रूर भेजनी होती है MI वाले पेशेंट में। क्लियर, तो ये चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए, आपने एक चीज़ रट्टा मारनी है, बायोमार्कर 4 है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट जो रिलीज़ होता है वो मायोग्लोबिन होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोप्स होते हैं, ट्रोपोनिन T एंड I होता है। जो री इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए कौन सा होता है, री इन्फेक्शन को चेक करने के लिए CKMB आता है। ओके, और आपका सबसे लेट आता है वो आपका कौन सा आता है, LDH वाला आता होता है। जो ट्रॉप्स आते हैं ना वो 4 से 6 घंटों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पीक इनकी जो आती है ट्रॉप्स की वो तकरीबन 12 से 24 घंटों तक आती है और ये तकरीबन 10 दिनों के बाद ये वापस आ जाती है। जो CKMB होता है ये री इन्फेक्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो CKMB है ये भी 4 से 6 घंटों में आना शुरू हो जाता है। पीक इसकी 12 घंटों पे आती है और ये वापस आता है 72 घंटों में। चूँकि ये जल्दी वापस आ जाता है डैट इज़ वाई हम इसको यूज़ करते हैं री इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। बेस लाइन्स आप ज़रूर भेजोगे, CBC, LFT, RPM, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, PT, INR, इन्फेक्शन अनीमिया को देखने के लिए। अगर आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है तो इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया है। अगर आपको HB कम मिलती है, अनीमिया है, तो वो कार्डिक इस्कीमिया को एग्जैसरबेट कर सकता है, बढ़ा देता है। फिर आपने ABGs भेजनी होती है। ABGs आपने रेस्पिरेटरी स्टेटस को देखने के लिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हाइपोक्सीमिया तो नहीं है। हाइपोक्सीमिया का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है। अगर पेशेंट का हाइपोक्सीमिया है इसका मतलब है रेस्पिरेटरी कॉजेज है, लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोथोरैक्स या हार्ट फेलियर है। अगर एसिडोसिस है तो इसका मतलब है पेशेंट शॉक में जा रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलती है, या फिर मेटाबॉलिक भी हो सकती है। LFTs और RPM का मेन पर्पस क्या होता है, एंड ऑर्गन डैमेज को देखने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, जो शॉक की वजह से हो सकता है। ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब है एडवांस इमेजिंग। एडवांस इमेजिंग के अंदर जो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी है ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होती है, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो आप इसमें क्या करवाओगे, V/Q स्कैन कराओगे, V/Q स्कैन। इसके बाद है कोरोनरी एंजियोग्राफी। जो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ दो तरीके के होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ दो तरीके के होते हैं, स्टेबल एंजाइना और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी एंड स्टेमी। तो इनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है। डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है, क्योंकि यहाँ से आप एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हो, स्टंट भी डाल सकते हो। एंजियोप्लास्टिक को बोलते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इसके बाद है CT अयोर्टोग्राम, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है अयोर्टिक डाइसेक्शन के लिए, अयोर्टिक एनोरिज्म डाइसेक्शन को देखने के लिए। कार्डिक MRI वैसे कोई खास इतना करवाता नहीं होता। स्ट्रेस टेस्टिंग, जो स्ट्रेस टेस्टिंग होते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग में आपके 3 तरह के टेस्ट आ जाते हैं जो स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, क्योंकि जो स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट है उसकी जो रेस्टिंग ECG है वो नॉर्मल होती है, तो आपने एक्सरसाइज ECG करानी होती है
थीलियम स्कैन कराना होता है या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करानी होती है। एक्सरसाइज ईसीजी जिसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी या न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट लाइक थीलियम स्कैन है। अब जो स्ट्रेस होता है या एक्सरसाइज से आप दे सकते हो या ड्रग से दे सकते हो। ड्रग में आपका एडिनोसिन, डोब्यूटामीन और डाइपैराडामोल आती है। निमोनिक है एडिनोसिन, डाइपैराडामोल, डोब्यूटामीन। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है लाइक कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी होती है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है स्टीनोसिस को, प्लाक्स को देखने के लिए। ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, ये आपके हार्ट के डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए, एओर्टिक डायसेक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। एक बात रट्टा मार लेना, अगर एओर्टिक डायसेक्शन वाला पेशेंट है, अनस्टेबल है तो आपने इको करानी है, स्टेबल है तो आपने सीटी एंजियोग्राफी वगैरह करानी होती है। इसके अलावा होल्टर्स मॉनिटरिंग है। होल्टर्स मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो एम्बुलेटरी आप करते होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल ईसीजी की है, उसमें आपको कोई इतना खास एरिथमियास या फाइंडिंग नहीं मिली तो आप एम्बुलेटरी कराओगे, होल्टर्स मॉनिटरिंग करोगे। अपर जीआई एंडोस्कोपी जीआईटी कॉजेज को रूल आउट करने के लिए लाइक गर्ड, इसोफेजाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज है। वी ओवर क्यू स्कैन, वेंटिलेशन परफियन स्कैन, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो क्लॉट होता है वह पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है, जिसकी वजह से जो परफियन होती है जीरो होती है। वी ओवर क्यू रेशियो लेते हैं, वी वेंटिलेशन है, क्यू परफियन है। जब क्यू जीरो है तो वी ओवर क्यू रेशियो क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। दिस इज कॉल्ड ओके, परफियन सारे की सारी जीरो है, वेंटिलेशन ज़ाया हो रही है, दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आ जाती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा एक्यूट चेस्ट पेन। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, तो कार्डिक कॉजेज है जिसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एमआई और अनस्टेबल एंजाइना आता है। पेशेंट को सेंट्रल या लेफ्ट साइडेड क्रशिंग या प्रेशर लाइक पेन होता है जो कि जा में लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है। और जो स्टेबल एंजाइना होता है उसमें जो पेन होता है वो 4 ई से बढ़ता है, एक्सर्शन से, इमोशन से, एक्सपोजर से, ईटिंग से, और 2 चीज़ों से ठीक होता है, रेस्ट से और नाइट्रोग्लिसरीन से। और पेशेंट को साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स होती है, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। और इसमें आपको रिस्क फैक्टर्स भी मिलते होते हैं। अब जो रिस्क फैक्टर होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, वो मॉडिफाइबल होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जो आपके यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेजर रिस्क फैक्टर या माइनर रिस्क फैक्टर। जो मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग आती है। ओके, फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आप एग्जामिन करते हो तो आपको उतना खास कुछ नहीं मिलता, या फिर आपको हार्ट फेल्योर वाली चीज़ें मिलती है। हार्ट फेल्योर में पल्मोनरी एडीमा होगा जिसमें क्रैकल्स आती है, S3 साउंड आती है जो कि रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से आती है। की टेस्ट सबसे पहले ईसीजी कराओगे, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन, या फिर आपको डीप क्यू वेव्स मिल सकती है। क्लियर। इसके बाद है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, लाइंग डाउन से वर्स हो जाता है, सिटिंग अप से ठीक होता है, लीनिंग फॉरवर्ड से ठीक होता है, वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है, या कोई आउटोइम्यून डिजीज होता है लाइक एसएलई की वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। और ये जो पेन होता है यूजुअली कांस्टेंट होता है और ट्रेपीजियस रिज में रेडिएट करता है। एग्जामिनेशन पे आपको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मिलती है जो कि स्क्रैची साउंड आती है। की टेस्ट कौन सा कराओगे, ईसीजी कराओगे जिसमें डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। और एक बात रट्टा मार लेना, एसटी सेगमेंट एलिवेशन तो एमआई में भी होती है, लेकिन जो एमआई में जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है वो कन्वेक्स होती है, इसमें कॉनकेव होती है। और पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन देखने को मिलती है, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर पेरिकार्डियल एफियन मिलती है। एयोर्टिक डायसेक्शन में सडन सीवियर टीयरिंग या रिपिंग चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है जो कि बैक में रेडिएट करता है, 2 शोल्डर ब्लेड, 2 स्कैपुला के दरमियान में। साथ में आपको सिनकोपी मिलती है क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है, स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स, 1 सेकेंड, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम है, और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसके रिस्क फैक्टर के अंदर हाइपरटेंशन, मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज लाइक एहलर-डानलॉस सिंड्रोम, एयोर्टिक एनोरिज्म आता है। एग्जामिनेशन के अंदर पल्स देखोगे, पल्स डेफिसिट देखने को मिलेगी, या एसिमेट्रिकल पल्सिस मिलती है, या दोनों आर्म्स में जो ब्लड प्रेशर है उसका डिफरेंस देखने को मिलता है। हाइपोपरफियन के साइंस मिलेंगे लाइक कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, सॉरी कार्डियोजेनिक शॉक क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो गई है। की टेस्ट क्या होगा, अगर पेशेंट स्टेबल है तो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, और अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो इको कराओगे, स्टेबल पेशेंट है तो सीटी एयोर्टोग्राम कराओगे।
इसके बाद है पल्मोनरी काजेस। पल्मोनरी काजेस में आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसमें आपको क्या मिलता है, सडन ऑनसेट का पेन होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया देखने को मिलता है। पेशेंट को डीबीटी की हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर मिलते हैं। अब इसका जो रिस्क फैक्टर है उसका मिमोनिक होता है विल्चू ट्राइएड, शी मिमोनिक है, शी एसिस्टेसिस लाइक आप एक जगह पे बैठे हुए हो, इमोबिलाइजेशन है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी लाइक ओसीपी इस्तेमाल कर रहे हो, या एंडोथेलियल इंजरी सर्जरी की वजह से या मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है। एग्जामिनेशन पे टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, रिस्पायरेटरी इनिशियली रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस होता है, बाद में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। डीवीटी के साइंस मिलती है लाइक यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग, रेडनेस, एरिथीमा, टेंडनेस देखने को मिलती है। जो की टेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन और चॉइस, सबसे पहले आप डी डायमर कराते हैं, वह एलिवेटेड मिलते हैं, फिर आपने सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करानी है। लेकिन अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या सीकेडी है, उसमें सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसमें आपने वी ओवर क्यू स्कैन कराना है। नीमोथोरैक्स में सडन ऑनसेट का शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और ये टाल थिन इंडिविजुअल में ज़्यादा कॉमन होता है, जिनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स, क्योंकि उनके लंग्स में ना ब्लैप्स बने हुए होते हैं, या फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है ट्रॉमेटिक नीमोथोरैक्स है। इसमें क्या मिलेगा, जो गिवन साइड है उसमें ब्रेथ साउंड कम होती है, और जो मीडियस्टिनम है ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होता है, हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट देखने को मिलता होता है। की टेस्ट क्या होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, ओके, जिसमें आपको लंग्स मार्किंग एब्सेंट होगी, विजिबल प्लूरल लाइन होगी। इसके बाद नमूनिया या प्लूराइटिस है। नमूनिया में शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन, फीवर और कफ वगैरह आपको देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, प्रोडक्टिव स्पूटम होता है। एग्जामिनेशन पे फीवर, क्रैकल्स मिलते हैं, ओके, क्रैकल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कंसोलिडेशन की वजह से होती है। डल परकशन नॉट देखने को मिलता है। चेस्ट एक्सरे कराओगे तो लोबार कंसोलिडेशन मिलती है। नेक्स्ट है गर्ड। गर्ड में बर्निंग रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, लाइन डाउन से बढ़ जाता है, एंटासिड से पीपीआई से इंप्रूव हो जाता है, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स होती है लाइक हार्ट बर्न है, रिगर्जिटेशन है, या डिस्फेजिया हो सकता है अगर पैप्टिक स्ट्रक्चर बन गया। एग्जामिनेशन में नॉर्मल फाइंडिंग होती है, क्लिनिकल डायग्नोस होता है, लेकिन अगर पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से रास नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा उससे, या एटिपिकल सिम्टम्स है लाइक यंग एज पे है, या वेट लॉस है, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया है, तो अपर जीआई एंडोस्कोपी करानी है। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म या बोर हाफ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में क्रशिंग चेस्ट पेन होता है जो एंजाइना को मिमिक करता है, लेकिन ये स्वाल्विंग से ट्रिगर होता है। इसोफेजियल रप्चर को बोलते हैं बोर हाफ सिंड्रोम। इसमें सीवीएस होता है, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबकुटेनियस एम्फाइसीमा। एग्जामिनेशन के अंदर सबकुटेनियस क्रैपिटस या एम्फाइसीमा मिलता होता है। की टेस्ट क्या होगा, इसोफेगोग्राम कराओगे कॉन्ट्रास्ट के साथ, और कॉन्ट्रास्ट बेरियम वाला इस्तेमाल नहीं करोगे, गैस्ट्रोग्राफिन इस्तेमाल करोगे। अगर स्पाज्म है तो मैनोमेट्री कराओगे आप, जिसमें हाई प्रेशर मिलेगा। मस्कुलोस्केलेटल कॉजेस में आपका कोस्टोकॉन्ड्राइटिस आता है, शार्प लोकलाइज्ड पेन है, इसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस को टीड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें जो पेन होता है वो पाल्पेशन से बढ़ जाता है, टेंडनेस होती है, कफिंग से भी बढ़ जाता है, और इसमें एग्जामिनेशन पे टेंडनेस आपको देखने को मिलती है। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे क्लिनिकल डायग्नोस होता है। मसल स्ट्रेन या चेस्ट वाल ट्रॉमा, इसमें आपको जो फिजिकल एक्टिविटी या ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है, मूवमेंट से पेन बढ़ जाता है, लोकलाइज्ड होता है, क्लिनिकल होता है, और रिब्स फ्रैक्चर को रूल आउट करने के लिए एक्सरे कराना है। साइकोजेनिक कॉजेस में पैनिक अटैक या एंजाइटी आती है, इसमें सडन ऑनसेट का चेस्ट पेन होता है, साथ में आपको पैनिक अटैक्स देखने को मिलते हैं। पैनिक अटैक में एंजाइटी, पाल्पिटेशन, हाइपरवेंटिलेशन और फियर ऑफ डाइंग, खौफ आता है कोई चीज़ खराब होने वाली है, डिसकम्फर्ट या टाइटनेस फील होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन पे टैकीकार्डिया या टैकीपनिया देखने को मिलता है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल होती है, फिर भी आपने कार्डिक कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है। अब ये सारा समराइज कर रही है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, आर्म या जा में रेडिएट करता है, S3 और क्रैकल्स मिलते हैं, ECG और ट्रोपोनिन्स कराते हो। पेरिकार्डाइटिस में शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, लीनिंग फॉरवर्ड से बढ़ता है, पेरिकार्डियल रब आती है, ECG में डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन और PR सेगमेंट डिप्रेशन होती है, इको कराते हो। एयोर्टिक डायसेक्शन में सडन टीयरिंग पेन होता है, बैक में रेडिएट करता है, एसिमेट्रिकल पल्सेस या BP डिफरेंस मिलेगा। CT अयोर्टोग्राम कराओगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सडन प्लूराइटिक चेस्ट पेन, डिस्निया, DVT मिलेगा। टैकीकार्डिया, हाइपोक्सीमिया, DVT का साइंस मिलती है।
CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, डी डाइमर और वी ओवर क्यू स्कैन कराना है। नीमोथोरैक्स में सडन शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट होती है, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट होता है, चेस्ट एक्सरे कराओगे। गर्ड में बर्निंग पेन होता है, लाइंग डाउन से बढ़ जाता है, ईटिंग से बढ़ जाता है, क्लिनिकल होता है, अपर जीआई एंडोस्कोपी कराते हैं। टीट सिंड्रोम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, इसमें शार्प लोकलाइज पेन है, पाल्पेशन पे बढ़ता है, टेंडनस होती है, क्लिनिकल डायग्नोस है। पैनिक अटैक है, साइकेट्रिक काजेस में चेस्ट टाइटनेस, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, फियर ऑफ डूम, फियर ऑफ कुछ बुरा होने वाला है, ये देखने को मिलता होता है। ओके, ये ऑलमोस्ट आ गया। तो इसके बाद हमारा ये क्या है, ये ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है चेस्ट पेन के काजेस का। अब इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं चेस्ट पेन के काजेस को। इन शॉर्ट मैंने ऑलमोस्ट सारा सीवीएस एक्सप्लेन कर दिया है। जो एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, अनस्टेबल एंजाइना, एंस्टेमी या स्टेमी आता होता है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। जो एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम है इसमें सबसे पहले आपने मोना बी देना है, एम से मॉर्फिन पेन रिलीफ के लिए, अगर नाइट्रोग्लिसरीन इनफेक्टिव है, और से ऑक्सीजन अगर सैचुरेशन कम है, नाइट्रेट्स नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, अनलेस से अनटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब ये दो चीज़ों में, दो कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, अगर ब्लड प्रेशर कम है और राइट वेंट्रिकल कन्फेक्शन है। इसके अलावा एस्पिरिन देते होते हैं, फ़ौरन ही चबा के आपने खानी है, 325 mg वाली। ठीक हो गया, ओके। टू इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ताकि प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है वो कम से कम हो जाए। 4 गोलियां देते हैं और साथ में क्लोपिडोग्रेल भी देते होते हैं, और बीटा ब्लॉकर देते हैं विद इन 24 आवर्स अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लाइक हार्ट फेलियर या ब्रेडिकार्डिया में नहीं देना। रीपरफियन थेरेपी, अब रीपरफियन थेरेपी आप स्टेमी में करते हैं, क्योंकि स्टेमी में आपका फिब्रिन रिच क्लॉट होता है। इसमें आप पीसीआई करते होते हैं या थ्रोम्बोलिटिक्स करते हैं। जो पीसीआई है वो आपने विद इन 90 मिनट्स में देनी है, जो थ्रोम्बोलिटिक्स है वो विद इन 12 आवर्स में आपने देनी होती है। ठीक हो गया। इसमें अल्टाप्लेस एसके आ जाता है। एंटी कोगुलेशन या एंटी प्लेटलेट थेरेपी, जो एंटी कोगुलेशन या एंटी प्लेटलेट थेरेपी होती है इसमें आपका हेपरिन या इनोक्सेप्रिन आ जाता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आ जाता है। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल भी इस्तेमाल करते हैं एस्पिरिन के साथ। इनको बोलते हैं डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में स्टैटिन्स देने हैं जो कि एलडीएल के लेवल को कम करती है। एस इनहिबिटर या एआरबीज देने हैं अगर पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ जा रहा हो, रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन के साथ। इसके बाद है एयोर्टिक डाइसेक्शन। एयोर्टिक डाइसेक्शन में आप इमीडिएटली क्या करते हैं, पेन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि टीयरिंग टाइप का चेस्ट पेन होता है। आप ओपियाइड्स देते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करोगे, हाइपरटेंशन होते हैं ना, तो बीटा ब्लॉकर दोगे, आप लेबिटोलोल दोगे ताकि हार्ट रेट कम हो जाए, विज़ोडाइलेटर लाइक नाइट्रोपुरोसाइड ऐड करोगे। आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका जो टारगेट है वो 120 तक होता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट ये होती है कि अगर टाइप ए डाइसेक्शन है यानी असेंडिंग अयोर्टा को इन्वॉल्व कर रहा है तो सर्जरी करनी है। अगर टाइप बी है, डिसेंडिंग को इन्वॉल्व कर रहा है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, स्कीमिया या रप्चर, तो उसमें सर्जरी करनी है। अदरवाइज टाइप ए में सर्जरी, टाइप बी में आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लाइक किससे करोगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, सबसे पहले आप बीटा ब्लॉकर दोगे लैबिटोलोल, फिर उसके बाद आप नाइट्रोपुरोसाइड इस्तेमाल करोगे। ओके, एलएन से रट्टा मारना है। इसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें आप एंटी कोगुलेशन थेरेपी दोगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोगे आप, और फिर आप शिफ्ट कर जाओगे डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट या फिर वारफरीन के पास चले जाओगे। और थ्रोम्बोलिटिक्स इस्तेमाल कर सकते हो अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दो चीज़ें मिलती है, शॉक होता है और हाइपोटेंशन होती है। शॉक कौन सा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, और थ्रोम्बोलिटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब थ्रोम्बोलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं मैसिव में, और सपोर्टिव में आप ऑक्सीजन दोगे, आप वेजोप्रेसर दोगे हीमोडायनेमिक सपोर्ट्स के लिए। नीमोथोरैक्स अगर छोटा है, स्टेबल है पेशेंट, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करना है। अगर बड़ा है, टेंशन नीमोथोरैक्स है, इमरजेंसी के अंदर आपने नीडल डिकम्प्रेशन करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। इसके बाद पेरिकार्डाइटिस है, इसमें आप एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी दोगे, लाइक इसमें आपने रट्टा मारना है ANS, एस्पिरिन, एनसेट, स्टीरॉइड्स वगैरह और कॉल्चिसिन वगैरह भी देते होते हैं। स्टीरॉइड्स आप रिफ्रैक्टरी काजेस में देते हैं। इसके बाद पेरिकार्डियल एफियन या टेम्पोनाड है, इसमें पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। ठीक हो गया, सब्जिफाइड अप्रोच से। अगर गर्ड है, गर्ड में एक्यूट मैनेजमेंट पे आप एंटासिड देते हैं, लाइक आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, PPI सबसे ज़्यादा अच्छे देते हैं।
और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि इसमें आप स्पाइसी फूड को, फैटी फूड को, एसिडिक फूड को अवॉइड करते हैं। जो स्मॉलर मील है उसको आपने ईट करना है और खाना खाने के बाद फ़ौरन आपने नहीं लेटना। ये 3 चीज़ें रट्टा मारनी है। ट्रिगरिंग वाली जो फूड है उसको अवॉइड करना है, स्पाइसी, एसिडिक, फैटी फूड, छोटे छोटे मील लेना है और खाना खाने के बाद नहीं लेटना। इसके बाद मस्कुलर स्केलेटल काजेज़ हैं। मस्कुलर स्केलेटल काजेज़ में पेन को मैनेज करना है एनसेड से, इबुप्रोफेन से और रेस्ट वगैरह करना होता है। नेक्स्ट है पैनिक अटैक। जो पैनिक अटैक होता है उसकी जो एक्यूट मैनेजमेंट है, रीअश्योरेंस आती है, आपने कार्डिक कॉजेज़ को ज़रूर रूल आउट करना है ईसीजी से और बेंजोडायज़ेपिन देनी है, लोराज़ेपाम वगैरह, डायज़ेपाम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है और एसएसआरआई है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंजाइटी अटैक्स के लिए दे सकती है, पैनिक अटैक्स के लिए। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, एक्यूट चेस्ट पेन, और ऑलमोस्ट मैंने पूरा सीवीएस एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और मज़ीद चाहते हो ऐसी वीडियोस तो उसको लाइक कर दो वीडियोस को।